बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर है आपका 11। ग्रेड 10 की बात करें तो ग्रेड 10 का ये सेकंड चैप्टर है और ओवरऑल बात करें ग्रेड 9 के 9 चैप्टर्स और ये यानी कि सेकंड चैप्टर जो है वो ग्रेड 10 का, तो ओवरऑल आपका ये 11th चैप्टर बनता है। टॉपिक है आज का हमारा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने एक बात की थी। मैं आपको गाइड कर रहा था रिस्पेक्ट के हवाले से अदब क्या है, चूँकि ये भी हमारे तालीम का एक हिस्सा है। असल में हम तालीम हासिल ही क्यों करते हैं, हम इल्म हासिल क्यों करते हैं, यही प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक लाइन बोली थी, एक कोट बोला था कि इल्म की इंतहा अदब है, इल्म की इंतहा अदब है। अब मैं लिख भी देता हूँ ये लाइन, ज़रा जहन नशीन फरमा लीजिएगा। हम फिर अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। इल्म की इंतहा अदब है। अब ये अदब क्या चीज़ है? क्या अदब रिस्पेक्ट है? नहीं बेटा, अदब रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं। आप कह सकते हैं अदब एक ब्रॉडर टर्म है और रिस्पेक्ट या इज़्ज़त जिसको हम बोलते हैं, एहतराम करना, वो इस बड़ी कैटेगरी के अंडर आएगी। अदब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान जो है वो अदब से बेशुमार नेमतें जो हासिल करता है, अदब से इज़्ज़त पाता है। तो अदब क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अदब तमाम ज़िंदगी इंसान कैसे गुजारता है, चलता कैसे है, फिरता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, वो किस तरह से खर्च करता है, वो किस तरह से कमाता है, ये सारे आदाब हैं, ये अदब है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि अदब की किस कदर अहमियत है, इल्म में अदब की किस कदर अहमियत है। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी, इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी, उन्होंने कई किताबें लिखी, हदीस के इमाम हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए अपने शेख के पास गए, अपने उस्ताद के पास गए, तो आपके उस्ताद मोहतरम ने 20 साल अपनी खिदमत में रखा। यानी कि इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी 20 साल तक अपने शेख, अपने उस्ताद की खिदमत में रहे और शेख ने 18 साल तक सिर्फ़ अदब सिखाया। 18 साल तक सिर्फ़ अदब सिखाया। अब ज़रा देखिएगा, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक इमाम जो हैं वो अपने शेख के पास रहे। इसमें से 18 ईयर्स जो हैं जस्ट क्या सिखाया? अदब। 18 साल तक अदब सिखाया कि उठना कैसे है बेटा, बात कैसे करनी है, चलना कैसे, फिरना कैसे, कुरान मजीद को खोलना है तो किस तरह से, नमाज किस तरह से पढ़नी है, नमाज में किन चीज़ों को जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रखना है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई 18 साल तक और सिर्फ़ 2 साल तालीम दी, सिर्फ़ 2 साल तालीम दी। अब ज़रा देखिएगा कि एक तरफ अदब और दूसरी तरफ तालीम। क्या इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी के जो शेख हैं, जो आपके उस्ताद हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ थे? नहीं, उनको पता था कि अदब जो है, अगर अदब का बीज बोया जाए तो अदब जो है वो ज़्यादा फल देगा एज़ कम्पेयर टू इल्म, तालीम। क्योंकि हमने एक सेंटेंस लिखा है, इल्म की इंतहा अदब है। अगर हम स्टार्ट ही अदब से करेंगे, हमारे कह लें ज़िंदगी में अदब जो है वो रच बस जाएगा, तो फिर इल्म जो है इसका हसूल मुमकिन होगा, इसका हसूल जो है वो आसान हो जाएगा। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी जो हैं, उनकी वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उनके बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि अब्बा जी आप बड़े परेशान लगते हैं, आप दीदा हो रहे हैं, तो वजह क्या है? तो इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी ने फरमाया कि मुझे एक रश्क आ रहा है आज, मुझे एक रश्क आ रहा है इस बात पे कि काश के मैंने जो 2 साल तालीम हासिल की अपने शेख से, वो भी अदब ही सीख लेता। तो क्यों वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? असल में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सलमी जो हैं वो ये सोच रहे थे, हालांकि हदीस के इमाम हैं, वो ये सोच रहे थे कि काश के मेरे शेख मुझे फ़र्दर अदब सिखा देते, ताकि जिस हस्ती के हुजूर अब जाने वाला हूँ मैं, यानी कि रहलत के बाद जिस हस्ती के साथ वसल होगा, मुलाकात होगी, यानी कि अल्लाह ताला के साथ, तो उसके हुजूर खड़े होकर जवाबदेह होने के लिए अदब ही काम आएगा, ना कि तालीम और इल्म।
और अगर हम अदब से स्टार्ट करेंगे तो फिर इल्म ऑटोमेटिकली, तालीम ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा हिस्सा बनेगी, हमारे लिए उसका हसूल जो है वो मुमकिन होगा और आसान होगा। आपने देखा कि इतने बड़े शेख और इतने बड़े इमाम जो हैं उन्होंने अदब को कितनी अहमियत दी। एक आखिरी लाइन अदब के हवाले से कि अदब की इस कदर अहमियत है कि करीबन तमाम आइमा जो हैं वो इस बात पे मुत्फिक हैं कि अगर इल्म के 70 बाब सिखा दिए जाएं किसी को, उसकी निस्बत अदब का एक बाब, एक चैप्टर सिखा दिया जाए तो वो काफ़ी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि अदब की किस कदर अहमियत है। कतन रिस्पेक्ट नहीं, उठना बैठना हर चीज़ जो है वो अदब में आएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप जो है वो अर्ली स्टेज पे अपनी लाइफ की, तो आपको कम अज़ कम जो है वो अदब में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए कि हमें किसी से बात कैसे करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना है, अपने साथी के साथ कैसे पेश आना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है। और याद रखिएगा ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ रायगा नहीं जाएगी आपकी ये एफ़र्ट, अगर आप अदब की तरफ तवज्जो देंगे, अगर आपको उठने बैठने का सलीका आ जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। जी, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? In previous lecture we have defined homeostasis. We have defined as homeostasis is maintenance of internal body conditions. Homeostasis is maintenance of internal body conditions in narrow range. या आप ऐसा कह सकते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग कि हम इनको एट इक्विलिब्रियम रखते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रही हों, यानी कि सर्दी आ रही होती है, फिर गर्मी आ रही होती है, तो सर्दी में टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, गर्मी में हमारी बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है वो एलिवेट कर जाता है। तो इसके बावजूद कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, इसके बावजूद हमारी बॉडी जो है वो इंटरनल बॉडी कंडीशंस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करती है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर को हमने डिवाइड किया है इन पॉइंट्स में। नंबर 1 पे हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे पार्ट्स को। पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड। जी बेटा, आज के लेक्चर के हमारे की पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं। हम नंबर 1 पे तो डिस्कस करेंगे पार्ट्स को, पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन होम्योस्टेसिस। इसके बाद इन ऑर्गन्स को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लंग्स को, और नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे किडनीज़ को। यानी कि आपको अब तक ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, स्किन, लंग्स और किडनीज़। ये 3 ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हम एक बहस में नहीं जाएंगे कि स्किन ऑर्गन है या नहीं है। कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको कंसीडर करते हैं एज़ ऑर्गन, और कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्किन को एज़ ऑर्गन कंसीडर नहीं करते। फिर इसी तरह से फर्दर कई एक डिस्कशंस हैं, हम उन डिस्कशंस में नहीं जाएंगे। फ़िलहाल जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है हम उसको देखेंगे। एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, ऑल्दो आपको उससे भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आपकी बुक को आपने फॉलो करना है। आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलने हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। जो चीज़ आपकी बुक में लिखी है आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोन्स की जो अरेंजमेंट है, लेट्स से बोन्स की जो अरेंजमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, या इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि किडनीज़ का वेट क्या है, किडनीज़ की लेंथ क्या है, किडनीज़ की जो है विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसके वेट के हवाले से बात करें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 120 ग्राम। ईच किडनी जो है इट वेज 120 ग्राम। अब 120 ग्राम से किडनी का वेट जो है वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अगर अथेंटिक हम बात करें तो ये 128 के करीब है। तो 128 ग्राम या 130 ग्राम जो है किडनी का वेट है।
लेकिन आपकी बुक में अगर वो 120 दिया हुआ है तो आपने 120 ही को फॉलो करना है। तो जो लेटेस्ट वर्जन आपकी बुक का है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जी। अब वन बाय वन हम जो है इन सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस की बात करते हैं। आपको पता है ह्यूमन बीइंग को हम एनिमल्स में सबसे हायर रैंक पे रखते हैं। तो सबसे मॉडिफाइड, सबसे एडवांस, अगर हम इस्लामी इस्तिलाह में भी देखें तो हम अशरफुल मखलूक़ात बोलते हैं इंसान को। तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान जो है, इसका मतलब यह है कि ये हाईएस्ट रैंक पे है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 2। इस्लाम के लिहाज से भी हमने बात की, अब हम एक बायोलॉजी के हवाले से बात करें तो फिर भी इंसान जो है वो तमाम ऑर्गेनिज़म से मॉडिफाइड है, तमाम ऑर्गेनिज़म से एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ है। अब होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फिर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन्होंने कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स, ऐसे प्रोसेसेस जो हैं या ऐसे सिस्टम्स डिवाइस किए होंगे जिनको यूज़ करके वो इस फिनोमेना को जो है वो चलाते होंगे, होमियोस्टेसिस के फिनोमेना को चलाते होंगे। सो होमियोस्टेसिस को गेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स में हैव प्रॉपर एंड मॉडिफाइड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। तो ह्यूमन बीइंग में प्रॉपर और मॉडिफाइड ऑर्गन एंड सिस्टम्स मौजूद हैं फॉर होमियोस्टेसिस। अब कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। हमने अभी बात की कि 3 तरह के ऑर्गन्स शामिल हैं। सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे जी। नंबर 1 पे है हमारे पास स्किन। स्किन अपना रोल किस तरह से प्ले करती है, आपकी बुक में उसने पहले इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। स्किन का फंक्शन एक लाइन में, उसी तरह से फिर उसने लंग्स का फंक्शन जो है वो एक लाइन में, उसी तरह से होमियोस्टेसिस में किडनीज़ का फंक्शन जो है वो एक लाइन में उसने डिस्कस किया है। हम इसको वर्बली देख लेते हैं और डिटेल में हम जो है वो हेडिंग्स के साथ जो है वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम स्किन को देखते हैं कि स्किन का एक्चुअली रोल क्या है। अगर मैं कहूँ कि स्किन जो है इसका थर्मोरेगुलेटरी रोल है। थर्मोरेगुलेशन याद होगा आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था थर्मोरेगुलेशन को, ऑस्मोरेगुलेशन को, एक्सक्रीशन को, होमियोस्टेसिस को। स्किन जो है ये एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि ये थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह से स्किन जो है ये किसी हद तक ऑस्मोरेगुलेटरी भी है, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है, और बहुत हद तक जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स जो हैं हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने लंग्स के हवाले से इनकी फंक्शनिंग को हमने देखा कि लंग्स का एक्चुअल काम जो है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्चुअल काम जो है वो है टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा जो है वो लंग्स का काम है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं किडनीज़ के हवाले से, तो किडनीज़ का काम क्या है, किडनीज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। हम इनको इन डिटेल जो है वो फर्दर देखते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन जो है नंबर 1 पे हमें स्किन का स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। लेट्स से ये स्किन है। स्किन के हवाले से आपकी बुक में वो कहता है कि स्किन जो है इसकी 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है इसको वो बोल रहा है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और सेकेंड लेयर जो है इसको वो बोल रहा है डर्मिस। याद रखना है दोनों में फ़र्क क्या है। एपिडर्मिस जो है इसमें किसी किस्म की नो ब्लड वेसल्स, किसी किस्म की वेसल्स नहीं है एपिडर्मिस में। जबकि डर्मिस की बात करें तो इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, प्रॉपर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसी तरह से नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, इनको ज़रा समझना है आपने। ये लेट्स से आगे हम अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे। ये एक न्यूरॉन है, आपने 9th में भी जो है न्यूरॉन के हवाले से पढ़ा है। लेट्स से ये न्यूरॉन है, तो ये इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। ये हमारे पास हैं एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। आपको पता है नर्व एंडिंग्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सेंसिटिविटी के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स शामिल होते हैं इसमें,
डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसी तरह से डर्मिस के अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर्स हैं स्किन की। पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर हम फंक्शन की बात करते हैं। डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर्स हैं। एपिडर्मिस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं और ख़ास तौर पर ब्लड वेसल मौजूद नहीं है। उसके बाद डर्मिस जो है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ग्लैंड्स मौजूद हैं और स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स मौजूद हैं। इसी तरह से फैट सेल्स भी मौजूद हैं। फैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फैट सेल्स मौजूद हैं। लेट्स से ये हम बोलते हैं कि ये फैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर ऑफ फैट सेल्स। ये फैट सेल्स जो हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंसुलेशन। इनको हम फर्दर देखते हैं। जी, फिलहाल हमने स्किन के बारे में ये पढ़ा कि स्किन जो है इसकी दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। अब डर्मिस जो है ये ज़्यादा फंक्शनल है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का यहाँ पे भी वही काम है जो हमने प्लांट्स में पढ़ा है। ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए ये कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है। अब हम आते हैं स्किन के फंक्शंस की तरफ या रोल्स की तरफ आते हैं कि स्किन क्या रोल प्ले करती है। रोल और फंक्शन ऑफ स्किन। अब मैं एनलिस्ट करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला काम तो इसका थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर मेंटेनेंस। स्किन जो है ये टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस किस तरह से? टेम्परेचर मेंटेनेंस किस तरह से? इसको हम इन डिटेल जो है वो कोवर्क में हम समझते हैं। अब ज़रा देखें, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब गर्मी में टेम्परेचर जो है वो लेट्स से ये 45 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया और सर्दी में टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर को प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर को एक स्मॉलर रेंज में रखना है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट रखना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राउंड अबाउट रखना है हमने टेम्परेचर को। अब स्किन इसमें क्या रोल प्ले करेगी, किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी, इसको ज़रा हमने समझना है। स्किन जो है ये टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती है ख़ास तौर पे फैट लेयर को या फैट सेल्स को। फैट सेल्स को स्किन यूज़ करती है बाय फैट सेल्स। अब ज़रा देखें, टेम्परेचर मेंटेनेंस बाय फैट सेल्स। ये फैट सेल जो है सिंगल लेयर ऑफ फैट सेल्स। तो फैट सेल्स का असल में काम क्या है? इंसुलेशन। इंसुलेशन सर्दी में भी और गर्मी में भी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन का ये रोल है कि ये सर्दी में टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज़ नहीं होने देती इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, और गर्मी में जो है टेम्परेचर को एलिवेट नहीं होने देती 37 डिग्री सेल्सियस से अबव। अब ये किस तरह से स्किन जो है वो अपना रोल प्ले करती है? अगर हम बात करें कि स्किन जो है वो सर्दी में किस तरह से परफॉर्म करती है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस को। फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस बाय फैट सेल्स इन समर। स्किन जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किस तरह से करती है इन समर डेज। समर हॉट डेज में स्किन एक तो ये कह लें कि इवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए से, या आप कह सकते हैं कूलिंग इफ़ेक्ट के ज़रिए से। ये कौन सा इफ़ेक्ट है? आपने नोट किया होगा कि जब हमें पसीना आता है तो हम पंखे वगैरह के नीचे जाएं, या इसी तरह से हम जो है वो शावर लेने के बाद हम पंखे के नीचे जाएं तो हमें कूलनेस फील होती है, यानी कि कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है। तो ये जो कूलिंग इफ़ेक्ट है समर में, कूलिंग इफ़ेक्ट टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करने के लिए, ये जो स्वेटिंग है, पसीने का आना, ये कह सकते हैं कि आप स्किन का एक रोल है टू मेंटेन टेम्परेचर मेंटेनेंस इन समर बाय कूलिंग इफ़ेक्ट। ये स्किन का एक रोल है। इसी तरह से दूसरा ये है
कि अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इन विंटर, तो इन विंटर सीजन जो है वो किस तरह से स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बाय फैट सेल्स। एक तो फैट सेल्स के ज़रिए से इंसुलेट करके, और दूसरा रोल जो है वो स्किन इस तरह से प्ले करती है कि गूज बम्प के ज़रिए से। गूज बम्प्स, ये एक टर्म है जो कि बोर्ड में भी पूछी जा चुकी है कि व्हाट आर गूज बम्प्स। गूज बम्प्स असल में आप ऐसा कह सकते हैं कि लेट्स से ये स्किन है, तो स्किन के जितने भी हेयर हैं, ग्लैंड्स हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं डर्मिस से। तो डर्मिस लेयर से लेट्स से इस तरह से ये हेयर है, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। इन हेयर्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं मसल्स, स्मॉल मसल्स। लेट्स से ये इस तरह से मसल अटैच है, आपको समझाने के लिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मसल्स हैं, तो मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो हेयर हैं ये इस तरह से स्टिफ हो जाते हैं, जिसको आप आमतौर पे बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। तो ये जो हेयर है हमारी स्किन के ऊपर, ये इस तरह से सर्दी में ख़ास तौर पर इस तरह से जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। इनके दरमियान में यहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, वार्म एयर को ट्रैप करते हैं ये। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, विंटर की अगर बात करें तो विंटर में फैट सेल्स जो हैं उनके ज़रिए से और गूज बम्प्स को यूज़ करके, यानी कि हेयर जो हैं हमारे स्किन हेयर जो हैं वो ट्रैप करते हैं वार्म एयर को। और ये किस तरह से ट्रैप होती है, जब ये रोंगटे खड़े होते हैं या गूज बम्प्स जो हैं ये जनरेट होते हैं। असल में ये किस तरह से जनरेट होते हैं, जब स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनकी वजह से हेयर जो हैं ये स्ट्रेट हो जाते हैं। इनके स्ट्रेट होने की वजह से इनके दरमियान में जो गैप्स हैं वो फिल अप हो जाते हैं वार्म एयर से। अब वार्म एयर जो है वो यहाँ पे स्टिल हो जाती, तो ये एक इंसुलेशन का काम करती है। सो आप ये कह सकते हैं कि गूज बम्प्स का जनरेट होना वार्म एयर को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है इन विंटर जो है वो इंसुलेट हो जाती है बाय फैट सेल्स एंड गूज बम्प्स। तो अब ओवरऑल हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल है, एपिडर्मिस और डर्मिस। उसके बाद हमने इसके रोल्स की बात की, तो रोल जो है, मेन रोल जो है इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस है। टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो समर में डिफरेंट तरीके से और विंटर में डिफरेंट तरीके से जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब इसका एक और रोल जो है स्किन का, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड रोल जो है स्किन का वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, तो ये एक्सक्रीशन किस तरह से परफॉर्म करती है, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये एक अलग डिस्कशन है कि स्किन जो है वो एक ऑर्गन है या नहीं। फ़िलहाल हम इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो स्किन को आपकी बुक वाले ने इसको एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर जो है वो कंसीडर किया है। स्किन जो है किस तरह से जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। कुछ सॉल्ट्स और वाटर जो हैं इनको रिमूव करने का काम करती है स्किन। इस तरह से ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है और अल्टीमेटली ये एक्सक्रीशन जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन का बायस बनती है। यानी कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो स्किन जो है उसको एक्सक्रीट कर देती है, जितने सॉल्ट्स हैं एक्स्ट्रा उनको एक्सक्रीट कर देती है। इन सॉल्ट्स में कुछ यूरिया, यूरिक एसिड जो हैं उनकी अमाउंट होती है, मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। सो जी ये था हमारा स्किन का टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के हवाले से कि लंग्स जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। जी हमारा सेकंड पार्ट है, मैं इसकी नंबरिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। जी ये हमारा सेकंड पार्ट है लंग्स। सेकंड होम्योस्टैटिक या आप कह सकते हैं होम्योस्टैटिक ऑर्गन, या आप कह सकते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी एंड थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं उनका ये सेकंड पार्ट है हमारे पास लंग्स। तो लंग्स जो हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं, इनका जस्ट ये काम है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हमने जस्ट कह दिया जी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
आपकी बुक में उसने समझाने की कोशिश की है शॉर्टली, हम भी इसको उसी तरह से डिस्कस करते हैं। असल में कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है? इसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन किस लेवल पे प्रोड्यूस होती है इसको ज़रा डिस्कस करना है हमने। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस O2 गोज़ टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में। जब हम नाम दे रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि ये हर सेल लेवल पे ये प्रोसेस हो रहा है। अब लेट्स से ये कोई सेल है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल है, लेट्स से ये सेल्स हैं, तो इन सेल्स के अंदर जब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगा तो डेफिनेटली इनसे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया जाता है इनटू टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, अब टिश्यू फ्लूइड से इसको पहुंचा दिया जाता है इनटू ब्लड। और आपको पता है ब्लड जितना भी है ये सारा का सारा सर्कुलेट करता हुआ पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वहाँ से फिर इसको भेज दिया जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से पल्मोनरी वीन्स जो हैं, पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आते हैं। लेकिन ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड या लेस ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको भेजा जाता है टुवर्ड्स लंग्स। अब यहाँ पे लंग्स जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, और हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शन ऑफ लंग्स, और हमने ये भी देखा कि लंग्स जो हैं इनके फर्दर जो यूनिट्स है, फंक्शनल यूनिट्स हैं, दे आर एल्वुलाई। और लंग्स के अंदर मौजूद एल्वुलस या एल्वुलाई जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं फंक्शन, इसको हमने सेकंड लेक्चर में हमने इनको देखा। अब लंग्स जो हैं, लंग्स के लेवल पे एल्वुलस जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उसके नतीजे में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी लंग्स जो हैं इसको एक्सहेल्ड एयर में एंटर करवाएंगे। जिस एयर को हमने एक्सपायर करना है, जिसको हमने एक्सपेल आउट करना है, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है। फिर से हम बात रिपीट करते हैं कि लंग्स का काम असल में है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एट सेलुलर लेवल। तो सेल्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं इनटू टिश्यू फ्लूइड, और फिर वहाँ से ब्लड, और वहाँ से ब्लड से फिर लंग्स की तरफ। अब लंग्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि लंग्स से आउटसाइड बॉडी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे भी छुटकारा पा लिया गया। तो हमने ये पढ़ा कि होम्योस्टेसिस जो है उसको गेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए या मेंटेनेंस के लिए हमें चंद एक अवामल जो है वो परफॉर्म करना होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब आप ये ज़रा देखें कि यहाँ पे लंग्स जो हैं ये उनमें से कौन सा काम कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारे का काम कर रहे हैं। तो लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से रिमूव करते हैं ये हमने सारा स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अब एंड पे थर्ड पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ किडनीज़। किडनीज़ का क्या रोल है, किडनीज़ अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं इन होम्योस्टेसिस। असल में ये जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है आपकी बुक में जो दिया गया है किडनीज़ का, तो हम अकेले किडनीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पूरे सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। असल में इस चैप्टर में जो फोकस किया गया है किडनीज़ की तरफ किया गया है। आपने नोट किया पिछले चैप्टर में लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया गया इन डिटेल, और उसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स के हवाले से बात की गई। आपके इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, जो मेन थिंग है, मेन सिस्टम है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनीज़। तो मेन जो है वो किडनी फंक्शनिंग, किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, ये आपके इस चैप्टर का मेन कह लें कि पॉइंट है, मेन चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को उसने शॉर्टली डिस्कस किया है, इन डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनीज़ को। लेकिन किडनीज़ को हम डिस्कस करने से पहले हम किडनीज़ और किडनी रिलेटेड जो सिस्टम है हम पहले उसकी बात करेंगे। जी, अब मैं कोवर्क जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको अपना जो है वो बकिया लेक्चर जो है उसको हम यहाँ पे जो है वो डिलीवर करेंगे।
तो आपका जो थर्ड पार्ट है होम्योस्टैटिक, दैट इज किडनीज। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि किडनीज को डिस्कस करने के बजाय हम असल में डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम को। यूरिनरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टली हम किडनीज के फंक्शन की बात करते हैं। किडनी का एक ही फंक्शन, किडनीज का एक ही फंक्शन है, दैट इज एक्सक्रीटरी। तो किडनीज का रोल क्या है? एक्सक्रीटरी। लेकिन ये एक्सक्रीटरी रोल जो है, ये साथ जो है वो अटैच करता है ऑस्मोरेगुलेटरी रोल को भी। यानी कि किडनीज फिर जो है वो अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एक तो यूरिन प्रोड्यूस करके यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, और दूसरा जो अपना रोल प्ले करते हैं ये मेंटेन करते हैं बॉडी सॉल्ट्स को और बॉडी वाटर को। अब यूरिनरी सिस्टम की तरफ आते हैं। यूरिनरी सिस्टम जो है इसके ये पार्ट्स हैं। पहले हम इनके पार्ट्स की बात करते हैं और फिर किडनीज का जो मेन रोल है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं इसकी ज़रा बात करते हैं जी। नंबर 1 पे यूरिनरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज। नंबर 2 पे यूरिनरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, हर एक किडनी जो है उसके साथ फिर यूरेटर भी अटैच है, तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ यूरेटर्स। उसके बाद नंबर 3 पे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और नंबर 4 पे यूरिथ्रा जी। तो ये 4 पार्ट्स हैं। आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जस्ट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट इतने पार्ट्स उसने ये पूछा है कि गिव द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो ये उसके पार्ट्स हैं। तो आपने जस्ट ये एनलिस्ट करना है तो आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो यूरिनरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं जी, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट्स हैं। अब असल में होता यूँ है कि पेयर ऑफ किडनीज जो है इनका काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना। यूरिन की प्रोडक्शन के बाद इसको हवाले कर दिया जाता है यूरेटर्स के, और यूरेटर्स जो हैं यूरिन को पहुंचा देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आर्जी तौर पर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर रहता है, और उसके बाद जो है यूरेथ्रा के ज़रिए से आउटसाइड द बॉडी इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से जो है वो किडनीज जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस की बात की। होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस को हमने फर्दर उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि होम्योस्टैसिस जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं इन ह्यूमंस। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? मेन ऑर्गन जो है वो हमारे पास स्किन, लंग्स और किडनीज हैं। फिर हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्किन को डिस्कस किया कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, स्किन जो है वो कौन कौन से मेजर रोल परफॉर्म करती है। उसमें हमने ये 2 मेन रोल देखे, एक टेम्परेचर मेंटेनेंस का और दूसरा हमने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का रोल देखा। फिर इसी तरह से हमने लंग्स की बात की, तो लंग्स में हमने जो है लंग्स को देखा कि इनका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। उसके बाद फिर हमने थर्ड पार्ट किडनीज़ के हवाले से हमने डिस्कस किया। तो किडनीज़ का असल में रोल क्या है? किडनीज़ का रोल है एक्सक्रीटरी रोल। किडनीज़ का काम है यूरिन को प्रोड्यूस करना और उसको आउटसाइड द बॉडी एक्सक्रीट करना। इसके लिए किडनीज़ के साथ ये कुछ पार्ट्स जो है वो मुल्हिक हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो अटैच हैं पेयर ऑफ किडनीज़ के साथ, पेयर ऑफ यूरेटर्स, और फिर यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में पोर कर देते हैं यूरिन को, और उसके बाद यूरिन जो है वो आर्जी तौर पर स्टे के बाद जो है उसको स्क्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी। बेटा इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसमें ख़ास तौर पर जो है स्किन का रोल ये बोर्ड में आ चुका है। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया गूज बम्स के हवाले से उसने बोर्ड में पूछा हुआ है। फिर इसी तरह से इसी लेक्चर के ये जो हमारा थर्ड पार्ट था इसके हवाले से मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया। तो आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, मैंने जिस तरह से डिवाइड कर दिया है आपको कि स्किन का रोल आपने ये रोल देखने, आपने देखा होगा, आप अपनी बुक से ज़रा पढ़ेंगे तो आपको स्किन का जो है वो शॉर्ट उसने रोल दिया हुआ है टेम्परेचर मेंटेनेंस के हवाले से। उसने जस्ट समर को डिस्कस किया हुआ है और विंटर के उसने विंटर को डिस्कस किया हुआ है, और समर के हवाले से उसने जो है वो जस्ट एक ही बात की हुई है, स्वेटिंग की।
तो विंटर को भी उसने इन डिटेल नहीं डिस्कस किया। मैंने आपको ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि स्किन जो है वो एक्सक्रीशन का रोल किस तरह से प्ले करता है। इसमें आपने चीज़ें भी याद रखनी है, कौन कौन से सॉल्ट्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं। उसके बाद लंग्स के हवाले से जो है वो लंग्स के हवाले से आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में सॉरी, तो इसके हवाले से इसलिए उसने यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं दी। अब डिटेल की ज़रूरत थी। असल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, असल जो कह सकते हैं होम्योस्टेसिस का बायस बनता है हमारी बॉडी में, वो किडनीज़ हैं, यूरिनरी सिस्टम है। तो यूरिनरी सिस्टम के लिए उसने अलग से उसके 2-3 टॉपिक्स दिए हुए। हम नेक्स्ट लेक्चर में यूरिनरी सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ख़ास तौर पर यूरिनरी सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनीज़ हैं, तो हम किडनीज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे। किडनीज़ के इनसाइड कौन कौन सी चीज़ें, हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर हम उसके फंक्शन की बात करेंगे, देन हम ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन की बात करेंगे, और एंड पे जाके डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के। जी, आज के लिए बेटा इतना ही। आप अच्छी तरह जो है अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी लेक्चर से हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।